हेलो गाइस, आपका स्टडी टेक महाराष्ट्र बोर्ड में हार्दिक स्वागत है। जैसे ही तीसरी घंटी बजी वैसे ही बाहर का जो शोर था, शराबा था, वो सब बंद हो गया। बाहर जो लोग यहाँ वहाँ देख रहे थे वो सभी एक जगह ध्यान लगाकर देखने लगे। लोगों का ध्यान हमारे तरफ आ गया। जैसे ही मुझे पता चला कि सभी का ध्यान हमारे तरफ आ गया है, मैंने भारी आवाज़ में बोलना यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आज वादन विद्यालय में पहला कार्यक्रम है। मैं आपके चरणों में इस कला को समर्पित करता हूँ। इससे मुझे बहुत आनंद का आभास हो रहा है। आप सभी का इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाइए, ऐसी मेरी आपसे नम्र विनती है। मैं कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत सीरीज भागवत इसके वायलिन से होगी। यह भी हमारा विद्यार्थी है। ये अभी अभी हमारे यहाँ सीखने आया है। कला में ये अभी नया नया है। आप सभी इसे अच्छे से सुने और इसका प्रोत्साहन बढ़ाइए, आपसे निवेदन है। इतने बोलते ही मैं सीरीज के पास देखने लगा। मुझे इसका थोड़ा डर सा लग रहा था। मन में सोचने लगे कि मेरे मन में तो सीरीज को कार्यक्रम देने का कोई विचार नहीं था। उनके मन में यह विचार इसलिए उत्पन्न हो रहा था कि यह हमारे विद्यालय का नाम खराब न कर दे, इसकी मुझे आशंका होने लगी थी। इसीलिए मैं उसे कार्यक्रम देने से टाल रहा था। मैंने जैसे ही सीरीज की तरफ देखा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास नज़र आ रहा था, बट उसे लग रहा था कि आत्मविश्वास ज़्यादा देर नहीं रहेगा। ये मुझे पता है। जैसे ही स्टेज पे पर्दा हटेगा वैसे ही उसका विश्वास दर्शकों को देखकर कम हो जाएगा, ऐसी राइटर की आशंका थी। सीरीज जैसे ही रेडी हुआ, उसने पर्दे वाले को इशारा किया, वैसे ही पर्दा ऊपर गया। स्टेज पे लाइटें थी, वह सीरीज के आंखों पर पड़ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसकी आदत लाइटों की आदत हो गई, उसने आंखें खोली और सभी दर्शकों को देखा। देख के उसने मन में अलग अलग भाव देखा। लेखक को समझ आ गया कि वह हड़बड़ा गया है। यह लेखक को समझ गया। उन्होंने सोचा कि यह मेरा कर्तव्य है कि मैं सीरीज को संभालूं। लेखक ने तबला और तंबूरे वाले को इशारा किया। सीरीज घबरा गया। आप पहले अपना वादन स्टार्ट करें। तंबूरा स्टार्ट हुआ। उसकी आवाज़ सभी जगह गूंज गई। इससे सीरीज का चेहरा वापस आत्मविश्वास से भर गया। हल्के से आह भरते हुए सीरीज शांति से वायलिन बजाना शुरू किया। सभी दर्शक शांत हो गए। धीरे धीरे सीरीज क्लासिकल राग बजाना स्टार्ट किया। उसकी सुर प्रॉपर थी, थोड़ी सी गलती नहीं हुई। शांति से बजाने लगा। लेखक को ऐसा धक्का नहीं लगा था। उसने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पांचों सेंस पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो रहा था। आप लोग अगर मेरी जगह होते तो आपको भी ऐसी शंका आती। आप सभी ही बताइए। 6 महीने पहले ही सीरीज मेरे स्कूल में आया था। सीरीज ने धीट और से पूछा कि क्या आप ही जनार्दन है? स्माइली फेस के साथ हाँ बोला। उसने कहा, मेरा नाम सीरीज भागवत है। घर पे सभी मुझे प्यार से श्री कहते हैं। मुझे गाने का बहुत शौक है। तुझे गाने की इच्छा है? ऐसा लेखक ने पूछा। सीरीज ने कहा कि मेरे से ज़्यादा मेरे पिता को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं गाना सीख लूँ। ऐसा सुन के लेखक को थोड़ा आश्चर्य लगा। इतना छोटा लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है? ये सुन थोड़ा गुस्सा भी आया। फिर सीरीज बोला, मैं आपके पास सीखने आऊँगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं सीखने आऊँगा, साथ में मेरे पिताजी भी आएंगे और कक्षा में बैठेंगे। ये सुन के उनको थोड़ा गुस्सा आया। फिर भी उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे मंजूर है, पर मुझे तेरे और वडील के साथ महीने के 50 रुपये देने पड़ेंगे। मंजूर है। अगले दिन से मैं आऊँगा, मेरे वडील यानी पिताजी के साथ। ठीक है। लेखक को बिना देखे ही सीरीज वहाँ से निकल गया। अगले दिन सीरीज किसी वृद्ध पुरुष के साथ आया। उसने लेखक से कहा, ये मेरे पिताजी हैं। दोनों में नमस्कार हुआ। गुरुजी जो थे वे कुर्सी पर बैठ गए। कुछ भी ना बोलते हुए उन्होंने
अपना वायलन निकाला और सीरीज के हाथों में दे दिया। सीरीज भी पूरी तैयारी के साथ आया था। वह लेखक का सीरीज के प्रति विचार अच्छा होने लगा। गुरु द्वारा सभी चीज़ें सीरीज को बता दी गई, किस प्रकार उसका उपयोग करना है। यह बोलकर वायलन अपने हाथ में ले लिया। शिक्षक बोलते हैं कि जो भी विद्यार्थी मेरे विद्यालय में आता है मैं उससे पहले खुद बजाकर दिखाता हूँ। यह दिखाने का उनका एक ही मतलब है कि विद्यार्थी भी इसी प्रकार बजा सके। शिक्षक ने विद्यार्थियों के सामने 20 मिनट तक एक राग बजाया और सभी को दिखाया। शिरीष के पिता ध्यान से कान खोलकर सुन रहे थे। शिरीष भी कभी शिक्षक को कभी अपने पिता के पास लगातार यहाँ वहाँ देखता रहा। शिक्षक ने वायलिन नीचे रखा और शिरीष के पिताजी की तरफ बढ़े। शिरीष के पिताजी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था कि उनकी किस प्रकार से म्यूजिक से लगाव है। शिरीष बोला कि अभी हम चलते हैं। दोनों उठे। शिक्षक ने अपने मन में ही सोचने लगे कि क्या हुआ, मैंने तो अच्छा बजाया, फिर ये क्यों जा रहे। शिरीष ने तुरंत कहा कि वाह, आपने बहुत अच्छा बजाया। ऐसा बीच में बोलते ही शिक्षक को गुस्सा आ गया उसके व्यवहार के प्रति। शिक्षक शिरीष के पिताजी की ओर बढ़े और पूछा कि आप कहाँ पे काम करते हैं। वैसे ही शिरीष फिर से उसारी मारते हुए फिर से बीच में बोला। शिक्षक को लगा कि अभी उसके पिताजी चिल्लाएंगे, परंतु इसका उल्टा हुआ। कौतुक के साथ शिरीष की तरफ देखने लगे। रोज ऐसे ही दर रोज शिरीष और उसके पिता डेली आने लगे। शिरीष की इस प्रकार की प्रगति देख वह आश्चर्यचकित हो जाते थे। वह वायलिन बजाते समय उसका हाथ एकदम शांत होता था। सभी विद्यार्थियों में शिरीष बहुत अलग सा था। उसके पिताजी रोज शिरीष के साथ आते थे, परंतु एक भी शब्द नहीं बोलते थे। लेखक भी उनसे कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे ही देखते देखते 3 महीने बीत गए। 3 महीने होने के बाद विद्यालय का पहला कार्यक्रम की जिम्मेदारी शिरीष को देने का नक्की हुआ। ऐसा लेखक ने निश्चय किया और उन्होंने शिरीष को कहा कि शिरीष, इसी प्रकार तुम अपनी प्रतियोगिता को कायम रखो। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कार्यक्रम रखा है। यह सुन के शिरीष को आनंद हुआ, परंतु फिर भी शिरीष के चेहरे पर आनंद का एक भाव प्रकट नहीं किया। ऐसा देख शिक्षक ने पूछा कि इसे सुन तुम्हें आनंद नहीं हुआ क्या। शिरीष ने गंभीर आवाज में उत्तर दिया कि मुझसे ज़्यादा मेरा पिताजी को खुशी हुई। यह बोलते ही दोनों शिरीष और उसके पिताजी वहां से निकल गए। इस बार अजीब से आंसर सुनकर लेखक भी बहुत आश्चर्यचकित हुए। लेखक अपने मन में सोचने लगे कि शिरीष हमेशा अपने पिता का नाम क्यों लेता है, वो हमेशा शिरीष के साथ क्यों आते हैं। इसका उत्तर मुझे जानना होगा। और भी एक शंका उनके मन में थी। उनकी शंका ये थी कि जब पिता शिरीष के साथ होते थे तब शिरीष मन से वायलिन नहीं बजा पाता था। वह बात लेखक को परेशान करती थी। दूसरे दिन शिरीष आया नहीं। शिरीष का पहला छुट्टी था। शिक्षक ने भी सोचा कि कभी कभार होता है। शिरीष उसके अगले दिन भी नहीं आया। ऐसे ही 4 दिन 5 दिन गुजर गए। ऐसे ही 15 दिन हो गए। 16वें दिन शिरीष का एक पत्र आया जो एक आदमी लेकर आया था। उसमें शिरीष ने फी और कुछ लिख के भेजा था। शिक्षक ने कहा कि वह पिता के पास वायलिन कहाँ से कर रहा है। यह कार्यक्रम पास आने वाला है। मेरे कार्यक्रम के लिए शिरीष का नाम बाहर निकाल दिया है और दूसरे विद्यार्थियों को तैयार किया है। कार्यक्रम का दिन आ गया। सुबह से गुरुजी शिरीष को लेकर बेचैन हो गए थे। सुबह का सभी काम करने के बाद जैसे ही बैठने गए वैसे ही दरवाजे पर शिरीष खड़ा दिखा। मैं फटाक से उठा और शिरीष के पास गया। अरे शिरीष, तेरा पता क्या है? तू आज अचानक यहाँ अकेले कैसे? पिताजी तेरे साथ नहीं आए? तू तो उनके बगैर कहीं नहीं जाता। यह कैसे हो गया? सर, मेरी दुनिया वैसे ही उजड़ चुकी है। आज के बाद मैं अकेला ही दिखूंगा। मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, वो चल बसे। थोड़ी सी सांत्वना देते हुए पूछा कि आज अपने विद्यालय में कार्यक्रम है ना? शिरीष सैडली बोलते हैं कि हाँ, आज कार्यक्रम है। शिरीष बोलता है कि आप मुझे कार्यक्रम दे दीजिए, ना मत कहिए, मुझे कार्यक्रम दीजिए।
वैसे ही शिक्षक ने सॉफ्ट आवाज में बोला कि शिरीष, मैं तेरी भावना समझ सकता हूँ, परंतु इस कार्यक्रम को मैं तुझे दे नहीं सकता। आज का कार्यक्रम स्कूल के इज्जत पर डिपेंड है, उसमें से इसके अलावा तू 2 महीने अब्सेंट भी था। तू बता अब मैं कैसे तुझे कार्यक्रम दे दूं? ऐसा उसने शिरीष से पूछा। उत्साह के साथ शिरीष ने बोला कि सर, आपसे मेरी ये विनती है, आप मुझे आज के कार्यक्रम में बजाने दीजिए। शिरीष ने कहा कि तू जीवन भर बजा, लेकिन आज के कार्यक्रम में नहीं, आज तेरी मन की स्थिति सही नहीं है। शिरीष बोलता है कि आप मुझे बजाने की अनुमति दें, मेरी स्थिति सही हो जाएगी। शिरीष को दुखी देखकर शिक्षक ने उसे कार्यक्रम में बजाने की अनुमति दे दी। शिरीष ने बजाना शुरू किया। शिरीष भी किसी बड़े वादक की तरह उसे बजाने लगा। वहां पर आए सभी दर्शकों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि नया विद्यार्थी इतना अच्छा कैसे बजा रहा है, तो पुराने विद्यार्थी कितनी अच्छी तरह बजाएंगे। ऐसी सभी बाहर के लोग बोलने लगे, सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। शिरीष अपना कार्यक्रम खत्म करके अंदर आया और वह शिक्षक के चरणों पर गिर गया। शिक्षक ने उसे उठाया और कहा, शिरीष, ये क्या तरीका है? तू मेरे पास नहीं आता था तो इतने दिन तूने कहाँ से सीखा? आंसू पोंछते हुए शिरीष ने बोला कि मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जिस दिन मैंने आपको फी और उसके साथ चिट्ठी भेजी, उसी रात को पिताजी की मृत्यु हो गई। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं जिसके लिए सब सीख रहा था, उनके जाने के बाद मैंने वायलिन को हाथ न लगाने का निश्चय किया। सर, आपको एक बात पता है कि मेरे पिताजी एक उत्कृष्ट गाना गाने वाले व्यक्ति थे, पर एक समय मेजर एक्सीडेंट हो गया। उस अपघात के कारण उनका सुनना बंद हो गया। उनको कुछ सुनाई नहीं देता था, उन्हें बस कुछ होठों की हलचल ही समझ आती थी। बहरे होने के अलावा उनमें संगीत पूरी तरह उनसे दूर हो गया। इसी बात को लेकर पिताजी को बहुत बुरा लगा। कुछ ना कर पा सकने के कारण उन्होंने शिरीष को कोई वाद्य सीखने के लिए प्रोत्साहन किया। कोई भी संगीत सेवा में मेहनत करते देखते उनको बहुत अच्छा लगता था। पिताजी बहुत प्रसन्न हो जाते थे। इसी कारण से पिताजी रोज मेरे साथ आया करते थे, बट उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता था। उन्हें मेरी मेहनत को देखना अच्छा लगता था, इसीलिए वह यहाँ आते थे। शिरीष जिसके लिए सब सीख रहा था, परंतु पिताजी द्वारा न सुन पाने के कारण उसे बहुत बुरा भी लगता था। शिरीष वाद्य कला में कितना भी माहिर हो जाता, परंतु पिताजी उसे सुन नहीं पाते। यही सब कारण था कि अपने पिताजी के सामने में अच्छे से नहीं बजा पाता था। जिस दिन पिताजी नहीं रहे, मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया था कि मैं संगीत छोड़ दूंगा। परंतु दूसरे ही पल मुझे ख्याल आया, जब पिताजी जीवित थे उस समय भी वह सुन नहीं पाते थे। पिताजी के गुजरने के बाद भी शिरीष को ऐसा आभास था कि वह मेरे साथ बैठकर मेरा गाना सुन रहे थे। मैंने यही सब सोच के बिना लोगों के परवाह बिना वापस वायलिन बजाना शुरू किया। लोग उसे उल्टा सीधा बोलते क्योंकि उसके पिताजी ऑफ हो गए थे, परंतु इसके बावजूद भी उनके बाहरी लोगों के को नज़रअंदाज किया और अपने कार्य में लग गया। जिस दिन से पिताजी ऑफ हुए उस दिन शिरीष कहीं बाहर नहीं गया था। 24 घंटे एक ही काम को लेकर ध्यान लगाकर उसे वायलिन पे पूरी तरह प्रैक्टिस करने लगा। उसे अब ऐसा आभास था कि मेरे हर सुर और हर राग में पिताजी हैं। वह तबलों के रिद्म में है, वह तंबूरा के तारों के में उनका वास है, वही उसे बजा रहे हैं। आज के कार्यक्रम में इतने लोगों को देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई, परंतु मैंने मन में पिताजी की प्रतिमा आई, मुझसे एक उत्साह आ गया। उन्होंने जैसे कहा हो कि बेटा तू बजा, मैं सुन रहा हूँ, इससे मुझ में एक ऊर्जा आ गई। मुझे लग रहा था कि मेरे सामने कोई नहीं है, ना कोई दर्शक, ना कोई थिएटर, कोई नहीं, बस मेरे पिताजी, मैं और मेरा सुर। यह सुन शिक्षक भी शांत हो गए कर बैठ गए। उन्होंने भी शिरीष को कुछ नहीं कहा।